जय हिंद दोस्तों, स्टडी टेक में आपका स्वागत है। जी, सभी का स्वागत है। आज के इस विशेष और ऊर्जा से भरे गहन विश्लेषण की शुरुआत मैं एक बहुत ही शानदार प्रेरक विचार के साथ करना चाहूंगी। बिल्कुल, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। विचार ये है, शिक्षा और सही मार्गदर्शन वो शक्तिशाली हथियार है जिससे कोई भी परीक्षा फतह की जा सकती है। क्या बात है, एकदम सही बात कही आपने। हाँ, तो बिल्कुल यही ऊर्जा आज के इस डीप डाइव का आधार है। आज का हमारा मुख्य फोकस है स्टडी टेक द्वारा उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा 2026 के लिए तैयार की गई बेहतरीन और काफी ट्रिकी स्लाइड सामग्री। अक्सर देखा जाता है कि जब बात कानूनी धाराओं, अधिनियमों या तारीखों की आती है तो विषय काफी उबाऊ लगने लगता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे केवल तथ्यों को रटना है। बिल्कुल, लेकिन आज इन स्लाइड्स के जरिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और उससे जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं को एक बिल्कुल अलग और दिलचस्प नजरिए से देखा जाएगा। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये चर्चा केवल एक परीक्षा के नजरिए से ही नहीं बल्कि एक जागरूक नागरिक की समझ विकसित करने के लिए भी है। सही कहा। जब पर्यावरण की बात आती है तो कानूनी ढांचा अक्सर जटिल और नीरस लगता है, लेकिन अगर ये समझ लिया जाए कि ये कानून क्यों बनाए गए, उनका आधार क्या है, हाँ, इनका आधार क्या है और इनकी वास्तव में जरूरत क्यों पड़ी, तो फिर कुछ भी रटने की जरूरत नहीं पड़ती। ये सब हमारे आसपास के जीवन से ही तो जुड़ा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। और स्टडी टेक की स्लाइड्स की खासियत यही है कि इनमें विजुअल्स और ट्रिक्स का बहुत ही तार्किक इस्तेमाल किया गया है, जिससे चीजें सिर्फ याद नहीं रहती, दिमाग में छप जाती हैं। एकदम। तो चलिए इसे डिकोड करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की। इस अधिनियम को एक बहुत ही दिलचस्प नाम दिया गया है, छाता कानून, यानी अम्ब्रेला लेजिस्लेशन। छाता कानून। अब कोई भी आम इंसान सोचेगा कि पर्यावरण के गंभीर कानून का छाते से क्या संबंध हो सकता है, इसके पीछे क्या कारण है। ये नाम इसके काम को बहुत ही सटीकता से दर्शाता है। अगर हम 1986 से पहले के परिदृश्य पर नजर डालें तो क्या था? तो पर्यावरण को लेकर कोई एक व्यापक या केंद्रीय कानून नहीं था। कुछ छिटपुट कानून जरूर थे, जैसे पानी के लिए अलग, हाँ, पानी के प्रदूषण को रोकने के लिए अलग नियम, हवा के लिए अलग नियम, लेकिन उनमें कोई आपसी समन्वय नहीं था, कोई तालमेल नहीं था। बिल्कुल, कोई भी ऐसा कानून नहीं था जो पर्यावरण के सभी पहलुओं, जल, वायु, भूमि और ध्वनि को एक साथ कवर करे। इसलिए एक छाता कानून लाया गया। जैसे एक छाता आपको ऊपर से नीचे तक बारिश की हर बूंद से बचाता है। एकदम सही। वैसे ही ये कानून पहले के सभी छोटे छोटे और बिखरे हुए कानूनों को अपने अंदर समेट लेता है और एक व्यापक सुरक्षा आवरण बनाता है। ये एक बेहतरीन और बहुत ही स्पष्ट एनालॉजी है। हाँ। अब इस कानून के कुछ महत्वपूर्ण तारीखों और ढांचे पर आते हैं। जी। इसे 23 मई 1986 को पारित किया गया था और 19 नवंबर 1986 को इसे पूरे देश में लागू किया गया। इसमें कुल 4 अध्याय हैं और 26 धाराएं हैं। और यहीं पर वो ट्रिक काम आती है। बिल्कुल। स्टडी टेक की स्लाइड्स में इसे याद करने के लिए एक बहुत ही रचनात्मक विजुअल ट्रिक दी गई है। कल्पना कीजिए कि 1986 में 23 मई की भयंकर गर्मी से बचने के लिए एक छाता खरीदा गया। हाँ। और फिर 19 नवंबर को जब अचानक बारिश हुई तो उस छाते को खोल दिया गया। बहुत बढ़िया। और उस छाते के ढांचे में 4 दिशाओं से बचाने वाली ताने हैं जो 4 अध्यायों को दर्शाती हैं और 26 तीलियां लगी हैं जो 26 धाराओं का प्रतीक है। ये तकनीक बहुत प्रभावी है क्योंकि हमारा दिमाग अमूर्त संख्याओं के बजाय ठोस कहानियों और चित्रों को बहुत जल्दी याद रखता है। बिल्कुल। लेकिन इस अधिनियम के पीछे की जो कहानी है वो भी कम दिलचस्प नहीं है। अगर इस कानून को व्यापक संदर्भ में देखा जाए तो इसका एक बहुत मजबूत संवैधानिक आधार है। मतलब ये हवा में नहीं बना? एकदम नहीं। ये कानून अचानक से नहीं बन गया था। भारत के संविधान का अनुच्छेद 253 संसद को ये विशेष शक्ति देता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को पूरे देश में लागू करने के लिए कानून बना सके। अच्छा। इसी अनुच्छेद का उपयोग करके ये अधिनियम लाया गया था। इसके साथ ही अनुच्छेद 48A भी इसका एक प्रमुख आधार है, जो राज्य को निर्देश देता है। हाँ, जो राज्य को स्पष्ट निर्देश देता है कि वो पर्यावरण, वनों और वन्य जीवों की रक्षा और सुधार करने का प्रयास करेगा। अब जब अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात हो रही है तो 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन का जिक्र आना लाजमी है। बहुत जरूरी है। ये 5 से 16 जून 1972 तक स्वीडन में चला था। इसे मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन भी कहा जाता है
उस समय दुनिया भर में पर्यावरण को लेकर ऐसा क्या माहौल था जो इस सम्मेलन की जरूरत पड़ी? 1970 का दशक वो समय था जब पूरी दुनिया को पहली बार ये भयानक एहसास हुआ कि औद्योगिक विकास की अंधी दौड़ में पर्यावरण बुरी तरह तबाह हो रहा है। स्टॉकहोम सम्मेलन एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक टर्निंग पॉइंट था। दुनिया भर के देश पहली बार एक मंच पर जमा हुए और ये माना कि खतरे की घंटी बज चुकी है। और उस सम्मेलन की थीम क्या थी? उसकी थीम थी ओनली वन अर्थ, यानी केवल एक पृथ्वी। वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। बिल्कुल है। इसी सम्मेलन में जो बड़े फैसले लिए गए उन्हीं को भारत में जमीनी स्तर पर लागू करने के लिए 1986 का ये छाता कानून बनाया गया था। और यहीं पर स्टडी टेक की एक और कमाल की ट्रिक आती है जो स्टॉकहोम सम्मेलन और हमारे 1986 के कानून को आपस में जोड़ती है। जी बताइए। ट्रिक ये है, ओनली वन अर्थ है, इसीलिए इस एक पृथ्वी को बचाने के लिए 1972 में सब स्टॉकहोम में मिले। वहां विचार विमर्श के बाद 26 सिद्धांत यानी प्रिंसिपल्स तय हुए। और इसीलिए हमारे इस पर्यावरण कानून में भी ठीक 26 धाराएं रखी गई। बिल्कुल, मतलब स्टॉकहोम के 26 सिद्धांतों का सीधा कनेक्शन हमारे कानून की 26 धाराओं से कर दिया गया। ये सहसंबंध बहुत तार्किक है। जब अंतर्राष्ट्रीय इतिहास को स्थानीय कानून के साथ जोड़कर देखा जाता है तो विषय की गहराई समझ में आती है और अलग से कुछ रटना नहीं पड़ता। सही कहा। अब चूंकि हमने धाराओं की बात की है तो चलिए इस अधिनियम के मुख्य ढांचे के अंदर चलते हैं। चलिए। किसी भी अधिनियम की शुरुआत हमेशा धारा 1 और 2 से होती है। जी। धारा 1 तो बहुत ही सीधी है, जिसमें अधिनियम का संक्षिप्त नाम और विस्तार बताया गया है, जो कि संपूर्ण भारत पर लागू होता है। लेकिन असली पेचीदगी धारा 2 में आती है, जहां परिभाषाएं हैं। हाँ, जहां विभिन्न परिभाषाएं दी गई हैं। परीक्षा में अक्सर यहीं से घुमावदार सवाल बनते हैं। कानूनी नजरिए से परिभाषाएं सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। वो कैसे? देखिए, अगर किसी शब्द की परिभाषा में कोई खामी रह जाए तो कानून में बहुत बड़े लूप होल बन जाते हैं और अपराधी आसानी से बच निकलते हैं। उदाहरण के लिए धारा 2A में पर्यावरण को परिभाषित किया गया है। ये परिभाषा सिर्फ पेड़ पौधों या जंगलों तक सीमित नहीं है। तो इसमें और क्या क्या आता है? इसमें जल, वायु, भूमि और मानव, अन्य जीवित प्राणी, पौधे, सूक्ष्म जीव और यहाँ तक कि संपत्ति के बीच जो अंतर संबंध है यानी इंटर रिलेशनशिप, वो सब विस्तार से शामिल हैं। और इसके ठीक बाद धारा 2B में पर्यावरण प्रदूषक की परिभाषा दी गई है। सही कहा। पर्यावरण प्रदूषक का मतलब कोई भी ऐसा ठोस, तरल या गैसीय पदार्थ है जो इतनी मात्रा में मौजूद हो कि वह पर्यावरण के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। मतलब कुछ भी जो नुकसान पहुंचाए। हाँ, ये परिभाषा हर उस चीज को कवर करती है जो प्राकृतिक संतुलन को बिगाड़ती है। अब इन अलग-अलग क्लॉज को याद रखना थोड़ा मुश्किल हो सकता है छात्रों के लिए। बिल्कुल। लेकिन स्टडी टेक की सामग्री में एक बहुत ही स्मार्ट ABCDE ट्रिक दी गई है जो इसे बेहद आसान बना देती है। यह ट्रिक वाकई बहुत काम की है। मैं बताती हूँ। 2A को A से जोड़ा गया है, जिसका मतलब है ऑल, यानी जल, वायु, भूमि, जीव जंतु सब कुछ मिलकर पर्यावरण बनता है। A से ऑल। और 2B को B से जोड़ा गया है, जिसका मतलब है बैड। B से बैड, यानी जो भी चीज पर्यावरण के लिए खराब या बैड है वो प्रदूषक है। एकदम सही। ये एक बहुत ही सरल और प्रभावी तरीका है। इसी क्रम में अगर आगे बढ़ें तो धारा 2C में पर्यावरण प्रदूषण की बात की गई है। इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा अर्थ है पर्यावरण में किसी भी प्रदूषक का मौजूद होना। फिर धारा 2D आती है जो हथालना या हैंडलिंग को परिभाषित करती है। हैंडलिंग? हाँ, ये कानूनी दृष्टिकोण से बहुत दिलचस्प है। कानूनी भाषा में किसी पदार्थ को हथालने का मतलब सिर्फ उसे हाथों से छूना नहीं है। अच्छा। इसमें उस पदार्थ को बनाना यानी मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेस करना, पैक करना, स्टोर करना या ट्रांसपोर्ट करना, पूरी की पूरी सप्लाई चेन शामिल होती है। ये बहुत अहम जानकारी है, क्योंकि आम बोलचाल में हम हैंडलिंग का मतलब कुछ और ही निकालते हैं। बिल्कुल। और अंत में धारा 2E परिसंकटमय पदार्थ यानी हैजर्डस सब्सटेंस को परिभाषित करती है। जी हां, परिसंकटमय पदार्थ का मतलब ऐसे केमिकल या पदार्थ से है जो अपनी रासायनिक प्रकृति के कारण इंसानों, पौधों, जीवों या संपत्ति को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कोई उदाहरण? मान लीजिए अगर कोई फैक्ट्री खतरनाक केमिकल बिना ट्रीट किए नदी में बहा रही है तो वो केमिकल इसी धारा 2E के तहत परिसंकटमय पदार्थ माना जाएगा। समझ गए। तो स्टडी टेक की इस ABCDE ट्रिक को पूरा करते हैं जिससे ये पूरी धारा 2 एक बार में याद हो जाए।
चलिए। 2C है, C से कंटैमिनेशन यानी प्रदूषण का फैलना। 2D है, D से डील करना यानी पदार्थों की डीलिंग या हैंडलिंग, जैसे मैन्युफैक्चरिंग या ट्रांसपोर्ट। और 2E 2E है, E से इमरजेंसी या एक्सप्लोजिव, जो कि परिसंकटमय और खतरनाक पदार्थों को दर्शाता है। बेहतरीन। तो A से ऑल, B से बैड, C से कंटैमिनेशन, D से डील और E से इमरजेंसी। ये तरीका तकनीकी परिभाषाओं को बिना रटे याद रखने के लिए बहुत ही कारगर है उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा के लिए। निश्चित रूप से। और परिभाषाओं को समझने के बाद किसी भी कानून को लागू करने के लिए एक मजबूत संस्थागत ढांचे की जरूरत होती है। कानून अपने आप काम नहीं करता, उसे लागू करवाने वाली संस्थाएं चाहिए होती हैं। बिल्कुल। यहीं पर केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CCPB की भूमिका सामने आती है। अब यहाँ एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य सामने आता है जो परीक्षा के लिए एक बड़ा ट्रैप क्वेश्चन बन सकता है। कौन सा तथ्य? अधिनियम तो 1986 में बना, हाँ, लेकिन स्टडी टेक की स्लाइड स्पष्ट रूप से बताती हैं कि CCPB का गठन सितंबर 1974 में ही हो गया था। हाँ। तो एक मिनट, कानून बाद में आया और संस्था पहले ही बन गई, ये कैसे संभव है? ये एक बहुत ही शानदार अवलोकन है और यहीं पर अक्सर प्रतियोगी छात्र भ्रमित होते हैं। तो इसके पीछे का राज क्या है? CCPB का गठन वास्तव में 1986 के इस छाता कानून के तहत हुआ ही नहीं था। इसका जन्म जल प्रदूषण निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974 के तहत हुआ था। ओहो, मतलब ये पहले से मौजूद था। एकदम। जब 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लाया गया तो सरकार ने कोई नई संस्था बनाने में समय और पैसा बर्बाद करने के बजाय उसी संस्था को काम दे दिया। हाँ, पहले से मौजूद और अनुभवी CPCB को ही इस नए कानून के तहत अतिरिक्त शक्तियां और जिम्मेदारियां सौंप दी। ये तो बहुत ही व्यवहारिक कदम था। CPCB का मुख्यालय नई दिल्ली में है। इसके मुख्य कार्यों के बारे में थोड़ा विस्तार से बताएंगे? जरूर। इसका प्राथमिक कार्य केंद्र सरकार को पर्यावरण संबंधी मामलों पर तकनीकी सलाह देना है। इसके अलावा देश भर में जल और वायु की गुणवत्ता में सुधार के लिए नीतियां और कार्यक्रम बनाना इसका काम है। और डेटा जमा करना भी? बिल्कुल। इसका सबसे महत्वपूर्ण काम है वैज्ञानिक डेटा इकट्ठा करना। देश के किस हिस्से में हवा कितनी जहरीली है या नदियों का पानी कितना प्रदूषित है, ये सारा डेटा CPCB ही जमा करता है। और इसी डेटा के आधार पर सरकार फैसले लेती है। जी, इसी आधार पर पर्यावरण से जुड़े बड़े फैसले लिए जाते हैं। सितंबर में दिल्ली में बैठकर सलाह देता है और डेटा जमा करता है। एकदम सटीक। अब अगर बात केंद्र सरकार की शक्तियों की करें तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम की धारा 3 से 6 तक केंद्र सरकार को बहुत व्यापक शक्तियां दी गई हैं। विशेषकर धारा 3 का बार-बार जिक्र होता है। धारा 3 इस अधिनियम की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। वो कैसे काम करती है? मान लीजिए कि पर्यावरण को बचाने के लिए किसी विशेष क्षेत्र में तुरंत कोई कड़ा कदम उठाना है, तो ये धारा केंद्र सरकार को विशेष प्राधिकरण यानी अथॉरिटीज बनाने की असीमित शक्ति देती है। जैसे कि कोई उदाहरण? जैसे कि केंद्रीय भूजल प्राधिकरण यानी CGWA। इसका नाम अक्सर खबरों में रहता है। इसे इसी धारा 3 की शक्तियों का उपयोग करके बनाया गया था ताकि देश में भूजल के अंधाधुंध दोहन को रोका जा सके। और इसके लिए भी स्टडी टेक की शानदार ट्रिक है। केंद्र सरकार की शक्तियों के लिए धारा 3 को पकड़ो जो प्राधिकरण बनाने की शक्ति देती है। ये सब बहुत अच्छी तरह से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब चलिए इस चर्चा के सबसे रोमांचक और आधुनिक हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। जी। एक ऐसा ट्रिब्यूनल जिसने पर्यावरण के मामलों में भारत का रुतबा दुनिया में बढ़ा दिया है। NGT यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल या राष्ट्रीय हरित अधिकरण। NGT वास्तव में भारत के पर्यावरण न्याय शास्त्र, जिसे एनवायरमेंटल ज्यूरिस्प्रूडेंस कहते हैं, उसमें एक बहुत बड़ी क्रांति है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 18 अक्टूबर 2010 को राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 के तहत की गई थी। इसका मुख्यालय भी नई दिल्ली में स्थित है। और इसकी अलग से जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि हमारी सामान्य अदालतों में पहले से ही लाखों मुकदमों का भारी बोझ है। पर्यावरण से जुड़े मामलों में बहुत गहरे वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान की जरूरत होती है। मतलब सामान्य जज के लिए ये थोड़ा मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। एक सामान्य जज के लिए किसी केमिकल प्लांट के प्रदूषण का सटीक आकलन करना या नदियों के इकोसिस्टम को समझना मुश्किल हो सकता है। इसलिए एक ऐसे ट्रिब्यूनल की जरूरत थी जहां कानूनी विशेषज्ञ और वैज्ञानिक एक साथ बैठकर फैसला सुना सकें। और इस मामले में भारत की जो उपलब्धि है वो वाकई ध्यान देने योग्य है। स्टडी टेक की सुपर फैक्ट स्लाइड के अनुसार
दुनिया में एनजीटी जैसी संस्था बनाने के मामले में भारत का स्थान तीसरा है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद। और सबसे अहम बात, भारत ऐसा करने वाला दुनिया का पहला विकासशील देश है। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। विकासशील देशों पर अक्सर उद्योग लगाने, रोजगार पैदा करने और तेजी से आर्थिक विकास करने का भारी दबाव होता है। बिल्कुल होता है। ऐसे माहौल में पर्यावरण की रक्षा के लिए एक अलग और स्वतंत्र न्यायिक संस्था खड़ी करना एक बहुत मजबूत राजनीतिक और सामाजिक इच्छा शक्ति को दर्शाता है। और ये व्यवस्था काफी विकेंद्रीकृत भी तो है। हाँ, दिल्ली में मुख्य पीठ होने के अलावा इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय भी हैं, ताकि न्याय देश के हर हिस्से तक आसानी से पहुंच सके। और उन क्षेत्रीय कार्यालयों को याद रखने के लिए स्टडी टेक की ट्रिक बहुत आसान है, बीपीकेसी। बीपीकेसी? हाँ, बी से भोपाल, पी से पुणे, के से कोलकाता और सी से चेन्नई। बस बीपीकेसी याद रखा और एनजीटी के 4 क्षेत्रीय कार्यालय दिमाग में आ गए। ये तो बहुत ही बढ़िया ट्रिक है। इसके तकनीकी ढांचे की बात करें तो वो भी काफी अनूठा है। वो कैसे? इसमें केवल जज नहीं होते, इसमें कम से कम 10 और अधिकतम 20 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं। फुल टाइम मेंबर्स? हाँ, लेकिन ये सभी न्यायिक सदस्य नहीं होते। इनमें न्यायिक सदस्यों के साथ साथ पर्यावरण विशेषज्ञ यानी एक्सपर्ट मेंबर्स भी शामिल होते हैं। ये कानून और विज्ञान का एक बेहतरीन मिश्रण है। और इनके अध्यक्ष की नियुक्ति कैसे होती है? ये भी तो परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अध्यक्ष की नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये अपनी मर्जी से नहीं हो सकता। तो किसकी सलाह लगती है? इसमें पारदर्शिता और स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई के साथ परामर्श करना अनिवार्य है। अच्छा। इसके अलावा इनका कार्यकाल भी बहुत स्पष्ट रूप से तय है। अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, इनमें से जो भी पहले हो तक होता है। यहाँ एक और बड़ा कैच है जिस पर उत्तर प्रदेश एसआई परीक्षा में सवाल बन सकता है। ये पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं। जी हाँ, रीअपॉइंटमेंट नहीं हो सकता। मतलब एक बार 5 साल पूरे किए तो फिर से उसी पद पर नहीं आ सकते। बिल्कुल। ये नियम निष्पक्षता के लिए बहुत जरूरी है। जब किसी को दोबारा पद मिलने का लालच नहीं होता तो वो बिना किसी राजनीतिक या व्यावसायिक दबाव के पूरी तरह से निष्पक्ष फैसले ले सकता है। ये बहुत ही लॉजिकल है। अब इसके अधिकार क्षेत्र की बात करते हैं, जो बहुत ही दिलचस्प है। एनजीटी पर्यावरण से जुड़े कुल 7 विशिष्ट कानूनों के तहत मामलों की सुनवाई करता है। कौन कौन से 7 कानून? इनमें वाटर एक्ट 1974, एयर एक्ट 1981, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और हमारा ईपीए 1986 शामिल हैं। लेकिन सबसे बड़ा पेच ये है कि एनजीटी केवल नागरिक मामलों यानी सिविल केसेस की ही सुनवाई करता है, आपराधिक मामलों की नहीं। रुकिए, पर्यावरण के मामले में नागरिक और आपराधिक मामले का क्या मतलब है? इसे थोड़ा सरल भाषा में समझते हैं। जी, अगर कोई बड़ी कंपनी जानबूझकर जंगल काट देती है या नदी में जहर घोल देती है तो क्या वो सिविल केस है? ये एक बहुत ही लाजमी सवाल है। इससे ऐसे समझा जा सकता है, अगर कोई कंपनी प्रदूषण फैलाती है और उससे आसपास के लोगों या पर्यावरण को नुकसान होता है तो एनजीटी उस कंपनी पर करोड़ों रुपए का भारी जुर्माना लगा सकता है। अच्छा? नुकसान की भरपाई देने का आदेश दे सकता है या उस फैक्ट्री को तुरंत बंद करवा सकता है। ये सब नागरिक मामले या सिविल रेमेडीज के अंतर्गत आते हैं। तो क्रिमिनल क्या हुआ? एनजीटी उस कंपनी के मालिक को हथकड़ी लगाकर जेल नहीं भेज सकता। जेल भेजने का जो आपराधिक अधिकार है, क्रिमिनल जुरिसडिक्शन, वो अभी भी सामान्य अदालतों के पास ही है, जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। ये अंतर बहुत स्पष्ट हो गया। अब बात करते हैं एनजीटी की स्पीड की, जो इसकी सबसे बड़ी खासियत है। स्टडी टेक की एक और मजेदार ट्रिक है यहाँ पर। क्या ट्रिक है? कि एनजीटी को किसी भी केस का निपटारा 6 महीने के अंदर करना होता है। ट्रिक है, एनजीटी के जज साहब कहते हैं मुझे सिर्फ 6 महीने दो, मैं पर्यावरण बिगाड़ने वालों को सीधा कर दूंगा। बहुत खूब। मतलब केस निपटाने की समय सीमा एकदम फिक्स है, 6 महीने। ये 6 महीने का नियम वास्तव में इसके अस्तित्व का सबसे मजबूत पहलू है। पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा होता है वो हर दिन बढ़ता है। बिल्कुल। अगर कोई मामला सालों साल कोर्ट में चलता रहे तो जब तक फैसला आएगा तब तक वो जंगल पूरी तरह कट चुका होगा या नदी का इकोसिस्टम पूरी तरह खत्म हो चुका होगा। सही बात है। इसलिए ये त्वरित न्याय का प्रावधान पर्यावरण बचाने के लिए सबसे पहली शर्त है। जो भी छात्र यूपीएसआई परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बहुत ही सटीक बात कही जाती है कि कड़ी मेहनत और सही दिशा हो तो कोई भी लक्ष्य, चाहे वो यूपीएसआई की वर्दी हो, दूर नहीं,
बिल्कुल, एकदम सही बात है। हाँ, और आज हमारी इस डीप डाइव का जो मुख्य मिशन है ना, वो इसी सही दिशा को खोजना है। आज हम गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं स्टडी टेक द्वारा तैयार की गई कुछ बहुत ही बेहतरीन विजुअल नोट्स या स्लाइड्स का। जो कि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट पर है, राइट? जी, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। अब अक्सर होता क्या है कि जब भी हम कानूनी धाराओं या किताबों की बात करते हैं तो वो बहुत उबाऊ हो जाती हैं। मतलब इंसान धारा 4 पढ़ता है तो 5 भूल जाता है। हाँ, बेयर एक्ट्स की भाषा वैसे भी बहुत तकनीकी होती है। एग्जैक्टली। लेकिन स्टडी टेक ने इन धाराओं को इतने मजेदार ट्रिक्स और शानदार चित्रों से समझाया है कि ये खेल खेल में सीधे दिमाग में छप जाती हैं। तो चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। देखते हैं कि इन बेहतरीन नोट्स में ऐसा क्या खास है जो इन्हें परीक्षा के लिए इतना असरदार बनाता है। देखिए, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। कानून को समझना अक्सर एक बहुत ही जटिल काम माना जाता है। बड़ी बड़ी किताबें, उलझी हुई कानूनी भाषा किसी को भी डरा सकती है। लेकिन स्टडी टेक ने इन विजुअल स्लाइड्स के जरिए जो किया है वो वाकई दिलचस्प है। बिल्कुल। चित्रों और कहानियों के जरिए कानूनी धाराओं को जोड़ना मानव मस्तिष्क के लिए बहुत ही वैज्ञानिक तरीका है। हमारा दिमाग शब्दों से ज्यादा तस्वीरों को याद रखता है। और आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि किताब क्या कहती है, बल्कि ये भी समझेंगे कि ये कानून क्यों बनाए गए, जमीनी स्तर पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। और कल को जब ये छात्र पुलिस विभाग में जाएंगे तो वहां इनका क्या काम होगा। सही कहा, उनका व्यावहारिक महत्व समझना सबसे जरूरी है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। इन नोट्स की जो पहली स्लाइड है उसका शीर्षक ही बहुत कैची है, केंद्र सरकार का हंटर। हंटर? हाँ, नाम से ही लग रहा है कि पावर की बात हो रही है। हाँ, यह हिस्सा धारा 4, 5 और 6 को कवर करता है। इस स्लाइड में बहुत ही शानदार चित्र बने हैं। एक तरफ एक सख्त चेहरे वाले ब्यूरोक्रेट की तस्वीर है जो धारा 4 को दर्शाती है, मतलब इस अधिनियम को लागू करने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति। फिर एक चित्र है जिसमें एक नियम बनाने वाली मोटी किताब और कुछ गियर बने हैं जो धारा 6 है, मतलब सरकार की नियम बनाने की शक्ति, जैसे हवा या पानी की क्वालिटी तय करना। लेकिन सबसे दिलचस्प है धारा 5। वो कैसे? स्लाइड में एक बड़ा सा हंटर यानी कोड़ा दिखाया गया है और एक हाथ में सीधा आदेश वाला कागज है। स्टडी टेक की फनी ट्रिक सुनिए। धारा 5 यानी 5 मतलब सरकार का पंच। अगर किसी ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया तो सरकार ऐसा पंच मारेगी कि फैक्ट्री बंद और पानी बिजली सब कट जाएगा। अरे वाह! हाँ, और दिमाग में बिठाने के लिए स्लाइड में बाकायदा एक कैंची से बिजली के तार और पानी के पाइप को कटते हुए दिखाया गया है। ये बहुत ही बढ़िया विजुअलाइजेशन है। अगर इस पंच वाले कॉन्सेप्ट को हम प्रशासनिक कानून यानी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के नजरिए से देखें तो ये समझना जरूरी है कि धारा 5 सबसे शक्तिशाली धाराओं में से एक क्यों है। क्योंकि सामान्य कानूनी प्रक्रिया तो बहुत लंबी होती है। राइट, बिल्कुल। मान लीजिए कोई फैक्ट्री नदी में जहरीला रसायन छोड़ रही है। अगर उस पर सिर्फ जुर्माना लगाया जाए या कोर्ट में केस चले तो महीनों या सालों लग जाते हैं। और तब तक तो नदी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। एग्जैक्टली। उस नदी और आसपास के लोगों को अपूरणीय नुकसान हो चुका होगा। इसीलिए धारा 5 केंद्र सरकार को तुरंत कार्रवाई करने की एक असाधारण शक्ति देती है। तो मतलब अगर सरकार को लगता है कि कोई फैक्ट्री नियमों का उल्लंघन कर रही है तो उसे कोर्ट के फैसले का इंतजार नहीं करना है, वो सीधे पानी बिजली काट सकती है। हाँ, एकदम सीधा आदेश देकर उद्योगों को तुरंत बंद करवा देना पर्यावरण को तत्काल नुकसान से बचाने का सबसे तगड़ा हथियार है। बिना बिजली पानी के कोई फैक्ट्री एक दिन भी नहीं चल सकती। स्टडी टेक ने कैंची वाले चित्र से इस तात्कालिक पावर को बहुत सटीकता से समझाया है और यही कारण है कि परीक्षा में धारा 5 बार-बार पूछी जाती है। ये बात वाकई सोचने वाली है। सालों चलने वाले मुकदमों से बेहतर है कि प्रदूषण को वहीं तुरंत रोक दिया जाए। सही बात है। लेकिन अगर इसी बात को आगे बढ़ाएं तो क्या सिर्फ सप्लाई काटना ही काफी है? उद्योगों को शुरू से ही किन नियमों का पालन करना चाहिए? यहीं पर स्टडी टेक के ये नोट्स हमें अगली धाराओं पर ले जाते हैं। हमारा भाग 2 है उद्योगों पर लगाम। इसमें कौन सी धाराएं हैं? इसमें धारा 7, 8 और 9 शामिल है। विजुअल्स बहुत स्पष्ट हैं। एक फैक्ट्री से काला धुआं निकल रहा है और उस पर लाल क्रॉस लगा है। ये धारा 7 है, मतलब तय मानकों से अधिक पर्यावरण प्रदूषकों का उत्सर्जन करने की सख्त मनाही। एमिशन लिमिट्स। सेफ्टी हेलमेट और ग्लव्स पहने हुए हैं। ये खतरनाक पदार्थों को संभालते समय सुरक्षा उपायों को अनिवार्य बनाती है।
और फिर आती है स्टडी टेक की एक और जबरदस्त ट्रिक जो धारा 9 से जुड़ी है। क्या है वो ट्रिक? स्लाइड में एक व्यक्ति घबराकर भाग रहा है और बैकग्राउंड में अलार्म बज रहा है। ट्रिक कहती है 7 में बोला प्रदूषण मत करो, 8 में बोला खतरनाक चीजों से बचो, और अगर फिर भी दुर्घटना हो जाए तो 9 में 9, 2, 11 मत होना। जाकर तुरंत अधिकारियों को बताना अनिवार्य है। ये 9, 2, 11 न होने वाली बात बहुत गहरी है। ये पूरे सिस्टम की जवाबदेही तय करती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो ये सिर्फ किताबी नियम नहीं है, ये एक बहुत ही शानदार प्रोसीजरल सेफगार्ड है। मतलब दुर्घटना होने पर क्या प्रक्रिया अपनानी है? हाँ, देखिए, दुर्घटनाएं हो सकती हैं, ये एक सच्चाई है। दुनिया की सबसे सुरक्षित फैक्ट्री में भी गैस लीक हो सकती है। लेकिन असली अपराध तब होता है जब उन दुर्घटनाओं को छिपाने की कोशिश की जाती है। तो अगर कोई कंपनी सोचती है कि गैस लीक हुई है, चुपचाप ठीक कर लेते हैं, किसी को पता नहीं चलेगा, तो वो असल में धारा 9 का उल्लंघन कर रही है। 100%। भोपाल गैस त्रासदी जैसी घटनाओं से सबसे बड़ा सबक यही मिला था कि अगर समय रहते प्रशासन को सूचना मिल जाती तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। बिल्कुल। धारा 9 ये सुनिश्चित करती है कि प्रबंधन मामले को छुपाएगा नहीं, तुरंत एजेंसियों को सूचित करेगा ताकि बचाव कार्य शुरू हो सके। और जब ये छात्र कल को सब इंस्पेक्टर बनकर किसी इलाके के इंचार्ज बनेंगे तो उन्हें पता होना चाहिए कि रात में अगर किसी औद्योगिक क्षेत्र से खबर आती है तो धारा 9 के तहत उन्हें कैसे तुरंत हरकत में आना है। क्या बात है, ये बहुत ही शानदार कनेक्शन है। ये सिर्फ धाराएं नहीं है, कल को उनकी ड्यूटी का अहम हिस्सा बनने वाली हैं। एकदम सही। और इसी ड्यूटी और पावर की बात को आगे बढ़ाती है हमारी अगली स्लाइड, पुलिस जैसी पावर, चेकिंग और सैंपलिंग। ये भाग धारा 10 और 11 के बारे में है। इसमें क्या चित्र है? इस स्लाइड के बीचों बीच एक बहुत बड़ी आंख और एक मैग्नीफाइंग ग्लास बनाए, मतलब चेकिंग की बात हो रही है। धारा 10 अधिकारी को जांच के लिए फैक्ट्री में प्रवेश और निरीक्षण का अधिकार देती है। चित्र में अधिकारी बिना रोक टोक एंट्री गेट से जा रहा है। और उसके ठीक बाद धारा 11 आती है जो हवा, पानी, मिट्टी का नमूना लेने की शक्ति देती है। पानी की बूंद, टेस्ट बॉटल, हरा पेड़ और मछली के बहुत सुंदर चित्र हैं। और स्टडी टेक की घड़ी वाली ट्रिक तो सीधा दिमाग में बैठ जाती है। अच्छा, क्या है वो ट्रिक? 10 बजे अधिकारी फैक्ट्री के अंदर चेकिंग के लिए धंस गए और 11 बजे उन्होंने प्रदूषण के सैंपल निकाल लिए। 10 और 11 को समय के साथ जोड़ना बहुत क्रिएटिव है। ये रचनात्मकता ही स्टडी टेक को खास बनाती है। अगर इन धाराओं का कानूनी महत्व समझें तो ये पुलिस जैसी पावर बहुत जरूरी थी। वो क्यों? और कल्पना कीजिए, अगर पर्यावरण अधिकारी को अंदर जाने से पहले लंबी कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़े या पहले से नोटिस देना पड़े, तो फैक्ट्री मालिक उस बीच सारी सबूत मिटा देगा ना। हाँ, जहरीले पानी को रातों रात साफ पानी से बदल देगा। एग्जैक्टली। इसीलिए धारा 10 के तहत बिना पूर्व सूचना के प्रवेश करने का अधिकार सुनिश्चित करता है कि कोई उद्योग जांच से बच ना सके। और एक बार अधिकारी अंदर पहुंच गया तो धारा 11 के तहत वो सैंपल ले सकता है। लेकिन ये सैंपल लेना इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मतलब क्या सिर्फ आंखों से देखकर साबित नहीं कर सकते कि प्रदूषण हो रहा है? नहीं, कानून आंखों देखी बातों से ज्यादा वैज्ञानिक सबूतों पर चलता है। जब तक आपके पास लैबोरेटरी में टेस्ट किए गए सैंपल्स नहीं होंगे, आप अदालत में आरोप साबित नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब बचाव पक्ष कह देगा कि धुआं जहरीला नहीं था। बिल्कुल, वो कहेंगे पानी तो ट्रीटेड था। इसलिए निरीक्षण यानी धारा 10 और सैंपलिंग यानी धारा 11 दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। बिना एंट्री के सैंपल नहीं मिलेगा और बिना सैंपल के एंट्री का कोई फायदा नहीं। सही बात है। अब अधिकारी ने 11 बजे सैंपल ले लिए तो वो सैंपल किसी डेस्क पर तो रखे नहीं रहेंगे, उनकी जांच होनी है और यहीं से शुरू होती है सजा तक पहुंचने की प्रक्रिया, जो अगली स्लाइड में है। लैब, रिपोर्ट और सजा के नियम। ये तो पूरी एक चेन हो गई फिर। हाँ, ये धारा 12, 13, 14 और 15 को एक कहानी की तरह जोड़ती है। स्लाइड में एक मॉडर्न लैब है, माइक्रोस्कोप के साथ सरकारी विश्लेषक है, जज का हथौड़ा है और आखिर में अपराधी को हथकड़ी लगाकर जेल में दिखाया गया है। बहुत ही विजुअल। और स्टडी टेक की ट्रिक सुनिए। 12 में लैब बनी, 13 में डॉक्टर या विश्लेषक आया, 14 में उसने रिपोर्ट दी और रिपोर्ट खराब आई तो 15 में पुलिस ने प्रबंध कर दिया, मतलब जेल। इस एक लाइन ने पूरी प्रक्रिया याद करवा दी। इस कहानी के पीछे जो कानूनी सिद्धांत है उसे चेन ऑफ एविडेंस या सबूतों की कड़ी कहते हैं। कानून हवा में बात नहीं करता। धारा 15 पेनल्टी या सजा की बात करती है, जो इस पूरे अधिनियम की रीढ़ है।
लेकिन सजा तब तक नहीं मिल सकती जब तक पुख्ता वैज्ञानिक सबूत न हो। इसका मतलब अगर सैंपल किसी मान्यता प्राप्त लैब यानी धारा 12 में नहीं भेजा गया या किसी अधिकृत सरकारी विश्लेषक धारा 13 से जांच में ही करवाई तो रिपोर्ट कोर्ट में नहीं टिकेगी। एकदम सही पकड़ा आपने। इसीलिए पहले धारा 12 के तहत मान्यता प्राप्त लैब चाहिए, फिर धारा 13 के तहत योग्य विश्लेषक और फिर धारा 14 तय करती है कि उस रिपोर्ट को अदालत में सबूत माना जाएगा। विश्लेषक को बार बार कोर्ट आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब ये कड़ी मजबूत होती है तभी सजा मिलती है। जी, बिना सजा के डर के कोई भी कानून सिर्फ कागजी शेर होता है। धारा 15 इस अधिनियम को उसके असली दांत देती है, 5 साल तक की जेल या 1 लाख रुपए का जुर्माना। ये दिलचस्प है कि हर धारा कैसे जुड़ी हुई है। अब सजा तय हो गई तो एक सवाल आता है, कौन जाएगा जेल? और यही हमारी अगली स्लाइड है। यहाँ कंपनी बनाम सरकारी बाबू की लड़ाई दिखाई गई है। ये बहुत जरूरी पहलू है। हाँ, एक तरफ टाई पहने प्राइवेट कंपनी का मैनेजर कटघरे में है और दूसरी तरफ सरकारी भवन के सामने एक सरकारी एचओडी पसीना पोंछ रहा है। ये धारा 16 और 17 हैं। धारा 16 में कंपनी का मैनेजर दोषी होता है और 17 में सरकारी विभाग का एचओडी। स्टडी टेक की ट्रिक है, प्रदूषण में कोई नहीं बचेगा। 16 में फंसी कंपनी का मैनेजर और 17 में फंसा सरकारी बाबू। यहाँ से रूल ऑफ लॉ या कानून के शासन का सिद्धांत सामने आता है। आम धारणा होती है कि सरकारी विभाग तो सरकार के ही अंग है, वो कानून से ऊपर है। लेकिन धारा 17 ने स्पष्ट कर दिया है कि कानून की नज़र में सब समान है। रोको, मतलब अगर कोई सरकारी एजेंसी पुल बना रही है और प्रदूषण फैला रही है तो सीधे उस सरकारी विभाग के एचओडी पर केस हो सकता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क है। ये रिस्क ही उन्हें जिम्मेदार बनाता है। एचओडी को व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार ठहराने से ये सुनिश्चित होता है कि वो पर्यावरण मानकों को सर्वोपरि रखें। वो ये नहीं कह सकते हैं कि ये तो सरकारी काम था। ये बहुत प्रगतिशील सोच है। बिल्कुल। हालांकि कानून न्यायपूर्ण भी है। अगर मैनेजर या एचओडी साबित कर दें कि अपराध उनकी जानकारी के बिना हुआ और उन्होंने रोकने की पूरी कोशिश की थी तो वो बच सकते हैं, लेकिन साबित करने का बोझ उन्हीं पर है। कानून ने हर पहलू कवर किया है। चलिए अब अपनी आखिरी स्लाइड पर चलते हैं। 60 दिन का नोटिस और कोर्ट पर रोक। यहाँ धारा 19, 22, 23 और 25 का जिक्र है। इसमें क्या खास बताया गया है? स्टडी टेक ने लाल रंग से लिखा है कि यहाँ से सीधे दिन और संस्थाओं के नाम पूछे जाते हैं। धारा 19 कहती है कि कार्यवाही से पहले 60 दिन का नोटिस देना अनिवार्य है। स्लाइड में 60 दिन के कैलेंडर का चित्र है। नोटिस पीरियड। फिर धारा 22 में एक जज को हाथ से स्टॉप का इशारा करते दिखाया गया है, मतलब सिविल कोर्ट के दखल पर रोक। धारा 23 शक्तियों के प्रत्यायोजन की है और 25 नियम बनाने की शक्ति की। ट्रिक है, पर्यावरण बिगाड़ने वालों को सरकार तुरंत जेल नहीं भेजती, सुधरने के लिए पूरे 2 महीने का अल्टीमेटम देती है। ये हिस्सा अधिनियम की व्यवहारिक समझ को दर्शाता है। 60 दिन के नोटिस का उद्देश्य साफ है। अदालतें वैसे ही मुकदमों से भरी हैं। अगर हर छोटे उल्लंघन पर केस होने लगे तो सिस्टम ठप हो जाएगा। तो ये एक मौका है गलती सुधारने का। बिल्कुल। अगर वो 60 दिन में प्रदूषण रोक देता है तो लंबी कार्रवाई से बचा जा सकता है। ये एक फिल्टर है। और ये जो धारा 22 में सिविल अदालतों को रोका गया है, लोगों को लगता है वो किसी भी मामले में लोकल कोर्ट जा सकते हैं। इसे क्यों रोका? देखिए, सामान्य सिविल कोर्ट्स में तारीख पर तारीख मिलना आम है। मुकदमों का बोझ बहुत है। अब अगर कोई जंगल कट रहा है और उस पर स्टे ऑर्डर के लिए सालों सुनवाई चले तो जंगल तो खत्म ही हो जाएगा ना। हाँ, वहां तो कंक्रीट की इमारतें बन जाएंगी तब तक। एग्जैक्टली। फिर न्याय का कोई अर्थ नहीं। पर्यावरण के मामलों में त्वरित न्याय चाहिए। इसीलिए सिविल कोर्ट्स को रोककर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी जैसी विशेष संस्थाएं बनाई गईं। वहां विशेषज्ञ और वरिष्ठ जज तेजी से मामलों का निपटारा करते हैं। इन सब बातों को सुनकर लगता है कि इस अधिनियम का पूरा ढांचा बहुत सोची समझी रणनीति है। अगर हम आज की इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो साफ है कि पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 देखने में जितना विशाल लगता है, स्टडी टेक की स्लाइड्स ने उसे उतना ही पारदर्शी बना दिया है। इसमें कोई शक नहीं है। चाहे वो सरकार का पंच हो, 10 बजे फैक्ट्री में घुसना हो, लैब की रिपोर्ट हो या मैनेजर और सरकारी बाबू का जिम्मेदार ठहराया जाना हो, अब रटने की जरूरत नहीं है। दिमाग में फिल्म चल रही है। यूपीएसआई 2026 की तैयारी करने वाले छात्रों के लिए स्टडी टेक ने वाकई एक शानदार संसाधन तैयार किया है। बिल्कुल।
और इन बेहतरीन नोट्स का विश्लेषण करने के बाद एक अंतिम विचार मैं यहाँ छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। जब हम इन धाराओं को पढ़ते हैं तो पता चलता है कि पर्यावरण बचाने के लिए कागज पर बहुत सख्त कानून है। हमारे पास तुरंत बिजली काटने की ताकत है, बिना भेदभाव के जेल भेजने के प्रावधान है, एनजीटी है। लेकिन क्या केवल कागज पर सख्त कानून बना देना काफी है? असल बदलाव तब आएगा जब जमीनी स्तर पर इन कानूनों को उसी सख्ती और ईमानदारी के साथ लागू किया जाएगा। कानून का होना एक बात है, लेकिन उसका सही मायनों में एनफोर्समेंट होना दूसरी बात। हमारे सिस्टम और भविष्य के अधिकारियों को इस पर बहुत काम करने की जरूरत है। ये विचार वाकई गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। सिर्फ कानून का ज्ञान काफी नहीं है, उस कानून का सही इस्तेमाल करने की नीयत भी होनी चाहिए। और इसी विचारोत्तेजक बात के साथ हम आज की इस विस्तृत चर्चा को यहीं विराम देते हैं। हमें पूरी उम्मीद है कि ये सेशन यूपीएसआई 2026 की तैयारी कर रहे सभी छात्रों के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगा। स्टडी टेक के नोट्स के साथ अपनी तैयारी मजबूत रखिए, हमेशा कुछ नया सीखते रहिए और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। जय हिंद।